हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जीटीयू में यूनिट 3 का 25% का वेटेज है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में मैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिस्कस करूंगी, कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, पीवी सोलर सेल मतलब सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एंड बायोमास एनर्जी के अंदर हम बायोगैस प्लांट तक बात करेंगे। उसके बाद का मैं सेकेंड पार्ट में कवर करूंगी। तो सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट और टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। हम कितनी सारी एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं ड्यू टू आवर एक्टिविटी, उसको हम पूरे अपने लाइफ स्पान ऑफ प्रोडक्ट, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और सिटी और स्टेट और इवन कंट्री, तो उसे बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। मतलब हम हमारी ये जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई है उसकी वजह से कितना कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा और अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, ऑलरेडी मैंने क्लाइमेट चेंज का एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें आप रिफर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म शिफ्ट मतलब बहुत सारे सालों का डेटा, डिकेडल डेटा हम जब हम इकट्ठा करते हैं और हम देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस कैसे चेंज हो रहे हैं पर्टिकुलर प्लेस के या ग्लोबल लेवल पे, तो उसे बोला जाता है क्लाइमेट चेंज। और ये जो मेजर इम्पैक्ट है वो हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ चुका है, उसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये दोनों, कार्बन एमिशन बढ़ना एंड क्लाइमेट चेंज होना, उसके लिए मेजर 3 कंट्रीब्यूटर्स है। सबसे पहले जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उसमें भी जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से दो नुकसान होते हैं। एक तो हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है, एंड CO2 उसका जो वो एब्जॉर्ब करता है वो भी कम हो रहा है। तो ये तीनों की वजह से क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट दैट इज हैपनिंग। सो इसको रोकने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हेल्प कर सकता है, वही हमको जानना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि रिन्यू मतलब वापस अवेलेबल होना। तो ये जितने भी एनर्जी सोर्स है जो नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं, नेचुरली मतलब वो नेचर में अवेलेबल ही है और वो अपने आप को रिन्यू करते हैं, मीन्स वो कभी खत्म नहीं होंगे विद इन द टाइम साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि हमारा जो टाइम साइकिल है उसी के अंदर वो रिन्यू कर सकते हैं, हम उसको वापस पैदा कर सकते हैं, मतलब वापस वो अवेलेबल हो सकते हैं एंड डू नॉट डिप्लीट ओवर टाइम। सो दिस इज द मेन एडवांटेज, वो एक तो नेचुरली अवेलेबल है, अपने आप से रिन्यू हो जाते हैं और हमारे ह्यूमन टाइम स्केल के अंदर ये काम होगा एंड वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, मीन्स वो सस्टेनेबल है। तो हम कौन से नेचुरल सोर्सेज जो है उसको हार्नेस कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है, एबंडेंटली अवेलेबल है, विंड पावर है, वाटर पावर है, जियोथर्मल मीन्स हमारी जो पृथ्वी की गर्मी है या हीट है उसको यूज करना, एंड बायोलॉजिकल मटेरियल, जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल है जो नेचुरली अवेलेबल है उसको भी हम यूज कर सकते हैं टू जनरेट द पावर सस्टेनेबली, मीन्स लंबे समय तक चलने वाला। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी, जिसमें हम सनलाइट यूज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन से हम कन्वर्ट करते हैं विंड पावर को इलेक्ट्रिसिटी में। हाइड्रो, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, मतलब हम जो मूविंग वाटर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू जनरेट द एनर्जी। बायोमास मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वुड वेस्ट, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जियो थर्मल मीन्स जियो इज रिलेटेड टू सॉइल, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट, सॉइल की हीट को हम हार्नेस करते हैं। एंड ओशन एनर्जी, ओशन में इतने सारे वेव्स जनरेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है ओशन, क्योंकि हमारा 70% ऑन द अर्थ इट इज ओशन, तो उसको भी हम हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके यूजिंग द रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी कैन जनरेट द एनर्जी। तो ये जितने भी हमने सोर्सेज यहाँ पे डिस्कस किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या वाटर वेव एनर्जी मीन्स टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और इवन विंड एनर्जी, ऑल आर नेचुरली अवेलेबल, कभी खत्म नहीं होंगे एंड सस्टेनेबल है।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एज वेल एज फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहला वो इको फ्रेंडली मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिटिल या बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं। उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होता है, और अगर एयर पोल्यूशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो रहा है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, और ग्लोबल वार्मिंग जो मेन रीजन है बिहाइंड क्लाइमेट चेंज वो भी कम होगा। इट प्रमोट्स द एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। जो हम फॉसिल फ्यूल के लिए माइनिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं वो कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट लोअर्स द कार्बन फुटप्रिंट। एज रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज भी कम हो जाएगा। देन एनर्जी एफिशिएंसी, तो जो भी टेक्नोलॉजीज है रिन्यूएबल वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एंड लेस एनर्जी यूज करती हैं फॉर द सेम आउटपुट। मतलब एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं टू जनरेट मोर पावर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्सेज। देन डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, हम छोटे स्केल पे कहीं पे भी जैसे सोलर रूफटॉप पर्टिकुलरली हाउस में हम लगा सकते हैं, छोटे छोटे विंड मिल लगा सकते हैं, मतलब स्मॉल एरिया इन विच वी कैन इंस्टॉल ऑल दिस। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही बड़ा पावर प्लांट लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी वजह से हम छोटे छोटे गाँव में या फिर अर्बन एरिया में भी पर्टिकुलर स्मॉल स्पेसिस पे ये सब कर सकते हैं। उसकी वजह से भी जो ट्रांसमिशन लॉसेस और जो एमिशन होता है वो रिड्यूस करके हम एमिशन कम कर सकते हैं। देन सस्टेनेबल है एंड इनफाइनाइट है, बहुत लंबे समय तक चलता है, डिप्लीशन नहीं होता है क्योंकि नेचुरली अवेलेबल है। एंड इट प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो यूएन ने हमको 2030 तक फुलफिल करने के लिए जो एसडीजीज दिए हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है, उसमें 7 नंबर का गोल है वो भी फुलफिल होता है, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो ये क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में दैट इज अ मेजर रोल ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द नीड और बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सबसे पहला रीजन एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, उसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। उसकी वजह से इट में रन आउट इन फ्यू डिकेड्स, मतलब थोड़े सालों में खत्म हो जाएंगे। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कहाँ से एनर्जी जनरेट करेगी? तो सबसे पहला बड़ा रीजन है कि फॉसिल फ्यूल्स का जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एज ये क्लीनर फ्यूल है, कार्बन एमिशन कम करते हैं, उसकी वजह से वो फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। देन एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। जैसे हमारा काफी कंट्री, जैसे इंडिया की बात कर लो, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन दिस क्रूड ऑयल इन टू अदर कंट्रीज, तो हमको वो मंगाना पड़ता है। तो अगर हम स्विच ओवर कर जाते हैं तो हम उसको लोकली हार्नेस कर सकते हैं विद द नेचुरल रिसोर्स, और इसकी वजह से हम एनर्जी के लिए पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हमको किसी भी देश पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इट अलाइंस विद द एसडीजी 7 टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी टू ऑल। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब हम कहीं पे भी लगा सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स। उसकी वजह से इट प्रमोट्स द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एंड ग्रीन जॉब, मतलब क्लीन जॉब्स में जो हमारे यूथ है हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं आजकल इन द फील्ड ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। उसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे और हमको सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, तो वो भी एक फायदा है। देन डिसेंट्रलाइज एनर्जी एक्सेस, मतलब छोटी जगह पे, रूरल एरिया में, रिमोट प्लेसेस पे जहाँ पे ग्रिड सप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। देन रिडक्शन इन हेल्थ हैजार्ड, एयर पोल्यूशन की वजह से कितने सारे हेल्थ हैजार्ड्स एंड डिजीजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी एंड ऑल, तो वो सब भी कम हो जाएंगे। देन रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड एबंडेंस, ये एबंडेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा अवेलेबल इन नेचर, फ्रीली अवेलेबल है, उसका सप्लाई जो है कंटिन्यूअसली होता रहेगा। इसकी वजह से सस्टेनेबल एंड हमेशा अवेलेबल होने वाला है, डिप्लीट होने वाला नहीं है, और कोई जियोलॉजिकल बाउंड्रीज भी नहीं है कि कहाँ वो अवेलेबल है। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा सस्टेनेबल। देन एनर्जी कॉस्ट स्टेबिलिटी, जैसे फ्यूल के प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। सो अगर हम प्रॉपर प्लांट्स लगाते हैं ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी,
तो प्राइस की स्टेबिलिटी हम लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होगा वो नेचुरली रिप्लेनिश होगा विद इन ह्यूमन टाइम साइकिल एंड दे आर सस्टेनेबल ओवर टाइम। जबकि हम फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो लिमिटेड इन क्वांटिटी होंगे एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। तो उनका रिन्यू होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। बाद में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया, जैसे कोल, पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, दैट विल कम इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अवेलेबिलिटी, एज यू नो दैट ये बहुत ही एबंडेंटली अवेलेबल है, नेचुरली रिप्लेनिश्ड है, ये लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे आपको पता है इको फ्रेंडली है, यहाँ पे बहुत ही पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होता है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देन कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट मतलब पहले लगाने का कॉस्ट ज्यादा होगा बट ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम है लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि बार बार आपको फ्यूल का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देन सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सस्टेनेबल है मतलब लंबे समय तक चलेगा क्योंकि डिप्लीट नहीं होगा। जबकि नॉन रिन्यूएबल अनसस्टेनेबल है क्योंकि वो एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो सकता है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो ये नेचुरल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये कंटिन्यूअसली हम उसको अवेलेबल होता है, वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट है आफ्टर इंस्टॉलेशन, जबकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट, माइनिंग एंड रिफाइन भी उसको करना पड़ता है क्योंकि वो इम्प्योर होता है। देन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, तो हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंट को डिग्रेड करता है। स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो एफिशिएंटली स्टोरेज करना रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जरूरी है। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स स्टोर करना ईजी है एंड ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्स। सो इतने सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सो यहाँ पे हम सनलाइट यूज कर रहे हैं टू जनरेट द एनर्जी। तो आपने सबने सोलर पैनल तो देखा ही होगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पीवी दैट इज फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ सोलर सेल, ये जो आपके सिलेबस। चलिए तो हम पीवी सेल या तो सोलर सेल के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सोलर सेल या पीवी सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। उसके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल जो नॉर्मली सिलिकॉन का बना होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल करंट जब वो एक्सपोज होता है टू सनलाइट। एंड हमने उसका एग्जांपल देखा है सोलर पैनल के अंदर, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं यूजिंग सनलाइट। तो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है फोटोवोल्टिक सेल का या सोलर सेल का, उसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। मतलब एंटी रिफ्लेक्टिव मतलब जो भी सन एनर्जी आ रहा है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करवाना है, रिफ्लेक्ट नहीं करवाना है, मतलब वो वापस एटमॉस्फेयर में ना जाए, उसके लिए वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो मैक्सिमम फोटोन को एंटर करवाएगा विद इन योर सेल। नेक्स्ट इज टॉप कॉन्टेक्ट दैट इज मेटालिक ग्रिड। तो वो भी हम हेल्प करेगा टू पास द सनलाइट, मैक्सिमम सनलाइट पास करने के लिए वो हेल्प करेगा एंड जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा टू द एक्सटर्नल ग्रिड। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और दोनों का जंक्शन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इस एनिमेशन में आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कैसे सोलर एनर्जी आता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एंड एक्सटर्नल ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है जो डायरेक्ट करंट होता है। एंड दैट बैक कॉन्टेक्ट दैट इज मेटल लेयर जो कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को एंड इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सर्किट। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीवी टेक्नोलॉजी या तो सोलर सेल क्या है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे हमने डिस्कस किया लाइक सिलिकॉन एब्जॉर्ब द फोटॉन्स, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और जो मेटल ग्रिड है उसके बाद जब वो एंटर करेगा सेल के अंदर
तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो एनर्जी फ्रॉम द फोटॉन्स, जो सनलाइट की एनर्जी है वो एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन को एंड उनको फ्री करेगी फ्रॉम द एटम्स। एंड पीवी सेल उसके अंदर जैसे मैंने आपको डिस्कस किया एन टाइप एंड पी टाइप, और ये उसका जंक्शन है। सो पीवी सेल हैज बिल्ट इन पीएन जंक्शन, जो पॉजिटिव पी टाइप एंड नेगेटिव एन टाइप के लेयर्स होते हैं। तो पीएन जंक्शन क्रिएट करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड that pushes the free electron towards the n side and holes towards the p side। जैसे मैंने बोला कि p पॉजिटिव साइड उसके अंदर होल्स होते हैं एंड देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव साइड। सो यहाँ पे हमारा जो पीवी मॉड्यूल दिया गया है, सनलाइट आ रहा है एंड हम जब एक्सटर्नल सर्किट के साथ ज्वाइन करते हैं तो सबसे जो भी हमारा एनर्जी जनरेशन होता है, सनलाइट व्हेन स्ट्राइक्स द पीवी सेल सरफेस, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, एंड जो मेटल कांटेक्ट है वो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और वो उसको भेजेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट टू द ग्रिड। सो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है हमारी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। एंड हम जो घर में यूज करते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सो इन्वर्टर यूज करके, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर है, आप बैटरी बैंक पे उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इन्वर्टर के थ्रू हम डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्लो डायग्राम अगेन एक्सप्लेन किया गया है जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल पीवी, दैट इज फोटोवोल्टेइक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल। मतलब लाइट हीट्स द सेल, सेल में लाइट आएगी, फोटॉन्स आएंगे, फोटोन एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट के साथ एंड इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। जो डायरेक्ट करंट होगा उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट में हम कन्वर्ट करके घर में यूजेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सो दिस प्रिंसिपल इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपर्ली। तो जो प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा आप इसमें देख सकते हैं। सनलाइट आती है, ये जो सेल है उसके अंदर जो पी एंड एन जंक्शन होते हैं, वो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सिलिकॉन का बना होता है उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में कन्वर्ट करके हम हमारे घर में यूज कर सकते हैं। तो कौन से सोलर सेल होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं और कितना एफिशिएंसी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल है, हम ब्रीफली फटाफट डिस्कस कर लेंगे। सो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, जिसे हम मोनोसिलिकॉन बोलते हैं, मतलब मोनो मतलब एक, तो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन यूज करते हैं जो नॉर्मली डार्क इन कलर होते हैं, ब्लैक कलर का, और उसकी एफिशिएंसी 18 to 22% एंड लाइफ स्पैन उसका काफी लंबा होता है। दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो हम मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल यूज करते हैं, ब्लू अपीयरेंस का होता है एंड एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। देन थीन फिल्म सोलर सेल, उसके अंदर हम बहुत सारे थीन फिल्म्स मतलब थीन लेयर्स मटेरियल्स के यूज करते हैं एंड फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट होता है एंड 10 to 30% उसकी एफिशिएंसी है जो कम है। सो नॉर्मली ये तीन टाइप के मटेरियल जो है वो ज्यादातर यूज होते हैं। देन एमोर्फस, जिसका कोई शेप नहीं होता, ऐसा सिलिकॉन सोलर सेल, वो थीन फिल्म सोलर सेल का ही एक टाइप है, उसमें कोई डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, एफिशिएंसी बहुत ही कम है। देन पेरोस्काइट, उसके अंदर हम पेरोस्काइट मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूज करते हैं एंड वो 20% से ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। देन एडवांस सोलर सेल टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके, मतलब इको फ्रेंडली सोलर सेल भी अवेलेबल है नाउअडेज। देन मल्टी जंक्शन सोलर सेल, उसमें हम काफ़ी डिफरेंट मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। बाईफेशियल मतलब upper side and lower side both are used for the higher efficiency generation of energy। तो ये depending upon the material and we can classify this different types of solar cell। सो अब हम जस्ट देखेंगे कि क्या क्या यूजेस है दिस पीवी सेल या सोलर सेल के। सो हम रिमोट एरिया, मतलब कोई अर्बन एरिया है या फिर गांव के अंदर रिमोट प्लेसेस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर वॉचेस में सोलर सेल यूज होते हैं, वाटर पंप करने के लिए सोलर पंप हम यूज कर सकते हैं, इवन इन सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट आल्सो सोलर सेल्स आर यूज्ड, बैटरी चार्जिंग करने के लिए सोलर पावर बैंक का यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारे घर में सब जगह दिखता है सोलर रूफटॉप सिस्टम, उसमें हम सोलर सेल का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम सोलर सेल का यूज कर सकते हैं। फेंसिंग मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस को
कवर करने के लिए सोलर फेंसिंग कर सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ एंड इमरजेंसी एप्लीकेशंस में जब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चल रहा है तब हम सोलर सेल का यूज करके रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं टू द अफेक्टेड पीपल। देन सोलर डिसैलिनेशन, वाटर प्योरिफिकेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है उसके अंदर भी हम सोलर सेल का यूज कर सकते हैं। तो देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पीवी सेल। अब हम ब्रीफली जानेंगे कि सोलर मिशन ऑफ इंडिया क्या है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 11 2010 टू उसका मेन एम यही था कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बने इन सोलर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हमारा इंडिया फॉसिल फ्यूल मतलब कोल क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल उसके लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंसी कम करना, प्रमोट करना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी अचीव करना। तो उसमें मेन टारगेट ये रखा गया था इन 2015, उसको रिवाइज किया गया था, अर्लियर इट वाज लेसर, कि भाई 2022 तक हमको 100 गीगावाट जनरेशन करना है पावर का। उसमें 60 गीगावाट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट लगाने हैं एंड 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा के हमको अचीव करना है। तो अभी तक का हम अगर उसका प्रोग्रेस देखें तो इंडिया हैज इंस्टॉल्ड ओवर 70 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एज पर रिपोर्ट इन 2024। हम फिफ्थ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बांदला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर के अंदर है जो 2.2 गीगावाट कैपेसिटी का है। मेजर कंट्रीब्यूटर हम बात करें स्टेट्स की तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा। एंड फ्यूचर गोल हमारे ये है टू रीच 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय ईयर 2030, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का भी डेडलाइन दिया गया है। मैक्सिमम हम सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करें बाय मेक इन इंडिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें यूजिंग दिस सोलर पावर एज वेल एज फ्लोटिंग सोलर पावर और एग्रो मतलब एग्रीकल्चर में भी हम फोटोवोल्टेक का यूज करें एंड टू बिकम नेट जीरो बाय ईयर 2070। So these are the particular goals that are to be achieved by India using this solar mission. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है विंड एनर्जी। सो उसमें हम विंड टर्बाइन यूज करते हैं टू कन्वर्ट द विंड पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर हमको ये सब डिस्कस करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, कंपोनेंट एंड इट्स ऑपरेशन एंड ब्लेडलेस विंड टर्बाइन। तो चलिए पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं विंड टर्बाइन को, जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सो बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही मेन टाइप के टर्बाइंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज HWAT एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। सो सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन नॉर्मली हम कहीं पे भी देख सकते हैं। सो उसका जो रोटर शाफ्ट है वो पैरेलल टू द ग्राउंड एंड विंड डायरेक्शन नॉर्मली होता है और इट इज वेरी एसेंशियल कि विंड पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए, उसी डायरेक्शन में वो ब्लेड को एडजस्ट करे, तभी उसका मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है। सो दिस विंड डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, कि उसी हिसाब से अगर उसका रोटर पर्टिकुलर ब्लेड उस डायरेक्शन में हो तभी वो पर्टिकुलरली ज्यादा एनर्जी जनरेशन करेगा। तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है एंड लार्ज स्केल विंड फार्म में नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन यूज होते हैं एंड ट्रेडिशनली वो 3 ब्लेड टर्बाइन होते हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। सो जनरली उसका जो रोटर शाफ्ट होता है वो वर्टिकल होता है, मींस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड इट कैन कैप्चर द विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। इसमें कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि कौन से डायरेक्शन से विंड आ रहा है, वो अपने आप से उसके अंदर वो उसको एडजस्ट हो जाता है। सो इट वर्क्स वेल इन अर्बन और टर्बुलेंट विंड कंडीशन, तो जहाँ पे स्पेस कम है वहां पे भी हम उसको लगा सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है बट ऑपरेशन उसका सिंपल है। सो एग्जांपल आर डेरियस एंड सेवेनियस टर्बाइन। सो ये मेन टाइप के टर्बाइन होते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आना ही चाहिए क्योंकि हमको डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ टर्बाइंस भी आगे कवर करना है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है। सो एक है ऑन शोर, मतलब लैंड पे इंस्टॉल किया जाता है, जो इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, बट उसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो यूज हो जाता है और नॉइज भी काफी क्रिएट करता है। एंड ऑफ शोर मतलब वो ओशन या सी के अंदर होता है, उसका जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है क्योंकि ओशन में ये सब स्ट्रक्चर बनाना इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड मोर कंसिस्टेंट अगेंस्ट द विंड स्पीड, मतलब
पर्टिकुलर एरिया में वो अच्छे से विंड स्पीड जो भी आ रही है उसके अंदर वो कंसिस्टेंटली पावर जनरेट करता रहेगा, बट कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज इट इज इन ओशन एंड प्रोड्यूसेस मोर पावर एज कंपेयर टू ऑन शोर. देन बेस्ड ऑन कैपेसिटी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज विंड टर्बाइन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आउटपुट है, लेस देन 100 किलोवाट, मीडियम में 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट एंड लार्ज में ग्रेटर देन 1 मेगावाट. तो जहाँ पे ज़्यादा आपको पावर चाहिए तो वहाँ पे आप लार्ज विंड टर्बाइन के लिए जा सकते हैं लार्ज स्केल के विंड फार्म में. एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्लेड्स, single blade, 2 blade, 3 blade, and nowadays the bladeless turbines are also available. Now here in this particular picture you can see this is your 7 use type of vertical axis wind turbine. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व शेप के ये ब्लेड्स हैं and it is having this vertical axis. यहाँ पे ये जो आपका particular movement है वो वर्टिकल एक्सिस पे है एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो नॉर्मली हम देखते हैं. दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन विद द 3 ब्लेड्स एंड अगेन दिस इज वेरियस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. सो यहाँ पे आप पूरा मूवमेंट देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में ये पूरा मूवमेंट जो है आपका ब्लेड का वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है. एंड दीज आर द पिक्चर ऑफ ऑन शोर मतलब लैंड के ऊपर एंड दिस इज ऑफ शोर मतलब ओशन के अंदर जो पर्टिकुलर आपका विंड टर्बाइन इंस्टॉल्ड है. चलिए अब हम जानते हैं उसके कंपोनेंट्स, विंड टर्बाइन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ब्लेड है. इट कैप्चर द विंड एनर्जी एंड रोटेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लेड है. इन दिस एनिमेशन ऑल्सो यू कैन सी दिस ब्लेड्स. जैसे एरोप्लेन में ब्लेड होती है वैसी ये ब्लेड आपकी दिख रही है जो एनर्जी को बेसिकली विंड एनर्जी को कैप्चर करती है और ये मूव करता है या रोटेट करता है. नेक्स्ट इज रोटर. सो इट कनेक्ट्स द ब्लेड. ये आप यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे आप देख सकते हैं ये रोटर हब है पूरा. तो इसके अंदर रोटर है एंड इट ट्रांसफर द एनर्जी टू शाफ्ट. तो ये आपका पर्टिकुलर शाफ्ट है. तो ये दिस शाफ्ट यू कैन सी दिस इज पैरेलल टू योर ग्राउंड. So ये horizontal axis wind turbine है. So rotor, then nacelle, that is basically houses the generator and gearbox and other key components. मतलब ये जो आप nacelle मतलब ये पूरा जिसके अंदर ये सब गियर बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं जनरेटर उसको हम nacelle बोलते हैं. Then tower. So this is the tower. Actually this tower it supports the turbine. तो ये normally vertical होते हैं and it is provided at optical height for the wind capture. तो इतनी हाइट पे होते हैं ताकि प्रॉपरली विंड कैप्चर कर पाए. देन जनरेटर. तो जो भी हमारा विंड एनर्जी अवेलेबल होता है थ्रू दिस मूवमेंट ऑफ ब्लेड एंड देन इट मूव्स योर शाफ्ट एंड दिस गियर बॉक्स जो उसकी स्पीड बढ़ाता है उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है विंड मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पे आप जनरेटर देख सकते हैं जो विंड की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एंड नेक्स्ट इज योर सिस्टम. सो इट एडजस्ट द टर्बाइन टू फेस द विंड डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर मैकेनिज्म. मतलब जिस हिसाब से आपका विंड चाहिए कि ये प्रॉपरली जितना हो सके ज्यादा मूव करे ताकि ज्यादा एनर्जी generate हो. This is called as your mechanism. So in this figure and this animation you can understand the components of wind turbine. तो चलिए हम जानते हैं विंड टर्बाइन कैसे काम करता है. तो यहाँ पे सभी स्टेप्स दिए गए हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस एनिमेशन. जब भी विंड चलती है मतलब हवा आती है तब ये पर्टिकुलर ब्लेड्स रोटेट करती है या स्पिन करती है. उसकी वजह से रोटर भी मूव करता है और वो रोटेशनल एनर्जी शाफ्ट में ट्रांसफर होती है. और ये जो हमारा गियर बॉक्स है इस गियर बॉक्स में वो स्पीड इंक्रीज करता है, रोटेशनल स्पीड उसकी बढ़ जाती है. एंड जो जनरेटर दिया हुआ है दैट जनरेट्स द एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. एंड देन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को एडजस्ट करता है एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द ग्रिड एंड वी कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर एनर्जी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर ड्राइव. मीन्स जैसे हवा हमको चाहिए और जैसे हमारी स्पीड बढ़नी है उसी हिसाब से ये पर्टिकुलर ब्लेड्स जो है अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर रही है. दैट इज कॉल्ड एज योर मैकेनिज्म. सो दैट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन. एंड
स्टेप 6 दैट इज सेंसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम आप लगा सकते हैं टू मॉनिटर के कितना एनर्जी जनरेशन हो सकता है एंड कितना हो रहा है और कैसे हम उसकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. So in this flow diagram, this particularly you can see this steps. Wind energy आती है, blade rotate करता है, it rotates your shaft through this rotor, then gearbox increase the speed as per requirement, energy generate होता है through this generator and transformer adjust करता है voltage को and power grid में आपका जो भी electricity produce हुआ है वो आप उसको transfer करके यूज कर सकते हैं. सो स्टेप वाइज आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं कि विंड टर्बाइन कैसे काम करता है. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. एंड इसके एग्जांपल है 3 ब्लेड टर्बाइन जो हम नॉर्मली देखते हैं. एंड यहाँ पे ये पूरा फिगर जो है आप एग्जाम में बनाना चाहो तो बना सकते हो. एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, उसके एग्जांपल है डेरियस एंड सेवेनियस विंड टर्बाइन. So comparison between this horizontal axis and vertical axis wind turbine is very important, many times asked in exam. So यहाँ पे जितने भी points दिए गए हैं आप उसको properly try to understand. So first operation, तो हमने जैसे discuss किया blade rotate around a horizontal axis, इसीलिए उसका नाम रखा है horizontal axis wind turbine. यहाँ पे blade rotate करता है around the vertical axis. डिजाइन की बात करें तो ये टॉल टावर पे ब्लेड एंड प्रोपेलर लाइक ब्लेड इंस्टॉल किए जाते हैं, जबकि इसका शॉर्टर स्ट्रक्चर होता है विद कर्व्ड और स्ट्रेट ब्लेड. हमने दोनों टाइप्स देखे हैं, उसके एक के अंदर कर्व्ड है, इसके अंदर स्ट्रेट ब्लेड है. देन विंड डायरेक्शन डिपेंडेंस, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन को स्पेसिफिक डायरेक्शन से विंड चाहिए तभी प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस होगा. इसी वजह से योर मैकेनिज्म यहाँ पे रिक्वायर्ड है. यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन से वो विंड ले सकता है एंड एनर्जी जनरेट कर सकता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. एफिशिएंसी वाइज हायर एफिशिएंसी है क्योंकि उसका बेटर एरोडायनेमिक्स है एंड विंड के हिसाब से वो चल अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करके मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, जबकि यहाँ पे लोअर एनर्जी है एंड काफी एनर्जी रोटेशन में भी लॉस हो जाती है. स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि टॉल टावर पे आपको इंस्टॉल करना है, जबकि वर्टिकल एक्सिस में वो कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब छोटी जगह पे भी हम लगा सकते हैं तो अर्बन एरिया के लिए सूटेबल है. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ज्यादा रहेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है, क्योंकि हमको टॉल टावर पे उसको इंस्टॉल करना है, जबकि वर्टिकल एक्सिस इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है. कॉस्ट वाइज भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा होगा बट पावर एनर्जी प्रोडक्शन इसमें ज्यादा है, जबकि वर्टिकल एक्सिस में इनिशियल कॉस्ट लो है बट पावर भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी लेस जनरेट करेगा. देन सुटेबिलिटी, तो लार्ज विंड फार्म होते हैं जहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि वर्टिकल एक्सिस स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है. एंड एग्जांपल इज ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड फार्म, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, जबकि रूफटॉप एंड अर्बन स्मॉल स्केल पे आप विंड टर्बाइन अगर यूज करना चाहते हैं तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के लिए जा सकते हैं. सो वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ विंड टर्बाइन दैट इज ब्लेडलेस, मतलब उसमें ब्लेड नहीं होते हैं, नया इनोवेशन है. सो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग ब्लेड यहाँ पे वॉर्टेक्स इंड्यूस वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो कैसे ये वर्क करता है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म इज वॉर्टेक्स शेडिंग फिनोमिना. उसके अंदर जब भी विंड आती है अराउंड द सिलिंड्रिकल और कॉनिकल स्ट्रक्चर, जैसे आप देख सकते हैं ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है, इट क्रिएट्स द ऑल्टरनेटिंग लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जोन. उसकी वजह से पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑसिलेट होने लगता है, इसे हम बोलते हैं वॉर्टेक्स शेडिंग. और इसी वजह से जैसे कि फ्लैग होता है वो हवा में कैसे रिपल करता है, वैसे ही पर्टिकुलर वे में आपका ब्लेडलेस विंड टर्बाइन vibrate करेगा and that produces the energy. And second is oscillatory motion. So जो हमारा designed to naturally resonate with the winds frequency, मतलब wind frequency के साथ वो vibrate करता है, oscillate करता है and वो mechanical energy को में convert करता है wind energy को and then electricity. So this energy conversion of oscillation is converted into electricity using electromagnetic induction or piezoelectric material depending upon the design. So this is the new innovation in which in future we can generate more energy using bladeless particular turbine. So this vortex bladeless is a new wind harvesting invention created in Spain. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ब्लेड नहीं है and generally it is a long white pole
that vibrates and it uses the electromagnetic induction to generate the electricity. तो वो बहुत ही साइलेंट बर्ड फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई ब्लेड नहीं होता है, तो बर्ड हिट करने का चांस इसमें नहीं रहता है. दे आर मोर एफिशिएंट देन अ ब्लेडेड टर्बाइन. So this is one of the innovation which is called as bladeless wind turbine. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बायो एनर्जी के बारे में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स. सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस, and then algal fuel and biomass gasification. So today we will just discuss this first biofuel only, and in second part of my lecture I will discuss other bioenergy sources. So सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोएनर्जी होता क्या है. सो बेसिकली बायो मीन्स लिविंग, उस मतलब लिविंग मटेरियल में से हमको एनर्जी बनाना है. सो एनर्जी डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज बायोमास. एंड जनरली हम प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है उसके अंदर से हम एनर्जी जनरेट करवाना चाहते हैं. सो बेसिकली जो बायोमास होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द लिविंग मटेरियल दैट आर जस्ट डेड, that organisms या plant या animal waste that we are using which is called as biomass. तो सबसे पहले उसके अंदर आता है biofuel. So bio is जैविक and fuel is ईंधन. So it is called as जैविक ईंधन. So renewable energy source made from the organic material such as plant, algae and animal waste which is generally called as biofuel. So वो liquid या gaseous fuel हो सकते हैं produced from the biological source, and that can replace or that can be blended with the पेट्रोल या डीजल के साथ, and it can help in reducing air pollution and हमारा जो भी डिपेंडेंस है on the fossil fuel वो भी कम कर सकते हैं. So we'll see what are biofuels. So there are basically three biofuels that you have to learn. Ethanol, so basically वो alcohol based fuel है, and उसका जो production है it is by fermenting the sugar from the crops like sugar cane and corn, उसमें से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज बायोडीजल. सो इसका जो प्रोडक्शन है इट इज डिराइव फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, मतलब इसका जो भी हमारे सोर्स है उसके अंदर से हम वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे या एनिमल फैट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड उसके बाद उसको केमिकली रिएक्ट करवा के हम अल्कोहल के साथ हम बायोडीजल प्रोड्यूस करेंगे. एंड थर्ड इज बायोगैस. सो बेसिकली एनारोबिक डाइजेशन, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम एनारोबिक डाइजेशन करवाएंगे ऑर्गेनिक वेस्ट का, एंड वहां से हम प्रोड्यूस करवाएंगे बायोगैस. So anaerobic digestion, that is the process. So all these three process it produces different types of biofuels. So types of biofuels की बात करें तो first, second, third and fourth generation biofuel है. So first generation में हमारा जो source है वो starch, sugar, ऑयल क्रॉप वगैरह है. सेकेंड जनरेशन में इंडस्ट्रियल वेस्ट, वुड, ग्रास, फॉरेस्ट रेसिड्यू का हम यूज कर सकते हैं. थर्ड जनरेशन में हम आल्गी मतलब लील का यूज करते हैं. फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या आल्गी का हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इथेनॉल. तो सबसे पहले तो हम जो स्टार्च या कॉर्न है वो क्रॉप्स हम लेते हैं, उसमें उसमें जो भी पर्टिकुलर शुगर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन किया जाता है. उसके बाद उसको प्योरीफाई करके इथेनॉल बनता है. सो ये जो इथेनॉल बन रहा है उसको हम पेट्रोल या डीजल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, एंड देन उसका ट्रांसपोर्टेशन करके हम फ्यूल स्टेशन में पहुंचा सकते हैं. सो जनरली E10 मतलब 10% इथेनॉल 90% गैसोलीन, तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोल व्हीकल में हम उसको यूज कर सकते हैं. E20 मस्ट 20% इथेनॉल 80% गैसोलीन. सो इट प्रोवाइड्स द बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लोअर एमिशन, क्योंकि हमने इथेनॉल का प्रपोर्शन बढ़ाया है. एंड E85 दैट इज 85% इथेनॉल 15% गैसोलीन. सो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं उसके अंदर हम हाई इथेनॉल कंटेंट का यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली जो इथेनॉल पर्टिकुलरली है उसके अंदर जस्ट टू गिव द समरी ऑफ इस प्रोडक्शन, हम स्टार्च जो होता है जो भी हमारे क्रॉप्स जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं एंड ब्लेंडिंग करके हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बायोडीजल. तो जो भी क्रॉप्स या एनिमल फैट उसमें से हमको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है,
तो जैसे ये ऑयल क्रॉप है, जैसे सनफ्लावर, तो उसके सीड में से हम फर्स्ट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऑयल को निकालेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर अल्कोहल ऐड करके कुछ प्रोसेस कराते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस, एंड उसके अंदर से हम बायोडीजल प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये बायोडीजल हम कुछ प्रोपोर्शन में ब्लेंड करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस बायोडीजल। सो दिस बायोडीजल का जो मेन प्रोडक्शन में डिफरेंस है एज कम्पेयर टू इथेनॉल इज वी एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द ऑयल क्रॉप एंड देन वी आर गेटिंग बायोडीजल। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोडीजल ब्लेंड दिए गए हैं। B5 मतलब 5% बायोडीजल, 95% डीजल, जो कॉमनली यूज होता है, कॉम्पेटिबल विथ मोस्ट ऑफ द डीजल इंजन, जो नॉर्मल हमारे व्हीकल्स है उसमें हम यूज कर सकते हैं। B20 मीन्स 20% बायोडीजल, 80% डीजल। सो यहाँ पे हम ज्यादा ब्लेंड कर रहे हैं तो इट रिड्यूसेस एमिशन, कार्बन एमिशन, एंड इम्प्रूव्स द ल्यूब्रिकेशन ऑल्सो। एंड द B100 मीन्स 100% अगर बायोडीजल यूज करना है, प्योर बायोडीजल, so engine में कुछ modifications चाहिए in some cases. So by using ethanol and biodiesel, by proper blending, we can reduce the carbon emission, and that reduce the greenhouse gas emission, and it can help in fighting against climate change, global warming. Now we will discuss very important biofuel that is called as biogas. So this is the energy from the organic waste, and for India this is the most important fuel that can be utilized by farmers. Farmers उसको काफी अच्छे से use कर सकते हैं। So उसके अंदर हम organic waste का use करते हैं। So this figure, ये फिगर आप याद रखना और आप अपने एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर एनारोबिक डाइजेस्टर आता है तो। So these are the sources from where we can get this biogas. So livestock waste मतलब गोबर, that we can take, then crops के residue जो भी है, then waste water and food waste. So जो भी waste material है उसको हमको ये particular anaerobic digester जो एक closed container है उसके अंदर डालना है, जिसे digester बोला जाता है। So after anaerobic digestion उसमें से biogas produce होता है, that is the mixture of CH4 60 to 70% and CH4 that is methane, and CO2 that is carbon dioxide 30 to 40%, जिससे हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड बायोमीथेन, बायोमीथेन मतलब जो मीथेन है उसका यूज हम एज अ फ्यूअल कार वगैरह में कर सकते हैं, एंड गैस ग्रिड में हम उसको डाल के कुकिंग गैस में भी यूज कर सकते हैं। एंड जो स्लरी बनता है उसको डाइजेस्टेट हम बोलते हैं, उसको हम एज ए फर्टिलाइजर या सॉइल अमेंडमेंट भी यूज कर सकते हैं। सो दो बायो प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, one in the form of gas and second in the form of fertilizer. So ये particular जो बायोगैस है वो हमारे कंट्री लाइक इंडिया जो जिसमें इतना सारा एग्रीकल्चर है, तो अगर वो यूज हम करते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। सो अभी हम इन द थ्योरी फॉर्म जान लेते हैं। सो एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, इट इज कॉल्ड एज बायोगैस। सो व्हाट इज बायोगैस? सो बायोगैस इज ए renewable energy source produced from the decomposition of organic waste like food scrap, animal manure, agricultural residue। और जो भी वेस्ट है उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोजिशन करवाना है। कौन सा डिकम्पोजिशन? एनारोबिक डिकम्पोजिशन। उससे क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन रिच गैस which is produced by the breakdown of organic matter in the anaerobic condition। तो एनारोबिक डाइजेशन होता है और मीथेन रिच गैस बनता है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। ये इको फ्रेंडली है क्योंकि एक तो हम वेस्ट कम कर रहे हैं और दूसरा वेस्ट में से एनर्जी बना रहे हैं, मीन्स WTE वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। वेस्ट कम किया मतलब इको फ्रेंडली, एंड एनर्जी जनरेट किया जो रिन्यूएबल सोर्स है, नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम हुआ और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर वो हेल्प करेगा। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायोगैस? बायोगैस हम किस में से बना रहे हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट में से, मैन्योर, सीवेज एंड फूड वेस्ट में से बना रहे हैं। सो हाउ दिस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड? सो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया है, एनारोबिक डाइजेशन होता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एनारोबिक डाइजेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जो बायोडाइजेस्टर जो है, बायोगैस डाइजेस्टर मीन्स जो पर्टिकुलर कंटेनर उसको हम बायोगैस डाइजेस्टर बोलते हैं, उसको हमको उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है
एंड उसके अंदर बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होगा, उससे मीथेन एंड CO2 जनरेट होगा जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। उसको कलेक्ट करने के लिए हमको गैस कलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पे वो स्टोर करेगा और एज ए फ्यूल हम उसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो बायोगैस प्लांट है इसके अंदर हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे बोला जाता है बायोगैस प्लांट। सो दैट कन्वर्ट्स द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें मीथेन एंड CO2 गैस है जिसको हम क्लीन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बायोगैस प्लांट दो टाइप के हो सकते हैं जो नॉर्मली हम इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जो फार्मर्स है वो अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इज फ्लोटिंग डोम और या फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। इट वाज डेवलप्ड बाय KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो उसके अंदर आप देख सकते हैं एक इनलेट टैंक है। तो दिस इज योर इनलेट टैंक, इसके अंदर आपको आपका वेस्ट डालना है एंड दिस इज द पाइप थ्रू विच ये पर्टिकुलर आपका जो एनारोबिक डाइजेस्टर प्लांट है उसके अंदर यहाँ पे बायोगैस कलेक्ट करना है। सो दिस इज योर ड्रम। सो यहाँ पे ये आउटलेट जो है दिस इज फॉर द बायोगैस। तो जो भी गैस जनरेशन होगा वो ऊपर यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। तो पर्टिकुलरली फ्लोटिंग ड्रम में ये जो आपका बायोगैस कलेक्टर जो ये ड्रम है वो ऊपर नीचे फ्लोट होगा। तो जैसे गैस जनरेशन ज्यादा हुआ तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, गैस जनरेशन कम हुआ तो नीचे। तो फ्लोटिंग मतलब ऊपर नीचे वो हो सकता है। सो इनलेट टैंक, देन दिस इज योर आउटलेट टैंक जिसमें हमको जो भी हमारी स्लरी जो आफ्टर डाइजेशन जो प्रोड्यूस होगी उसको यहाँ पे कलेक्ट करना है एंड दिस स्पेंड स्लरी कैन बी यूटिलाइज एज अ फर्टिलाइजर। तो ये आपका आउटलेट पाइप है। तो आप एग्जाम में सिंपल सादा फिगर बना सकते हैं, इनलेट आउटलेट, दिस इज इनलेट पाइप, दिस इज आउटलेट पाइप। यहाँ पे आपका ड्रम है जो गैस कलेक्शन के लिए चाहिए एंड यहाँ पे आपको बायोगैस का आउटलेट पाइप दिखा सकते हैं और यहाँ पे वाल्व्स दिखा सकते हैं। सो इनलेट टैंक फॉर मिक्सिंग द वेस्ट एंड वाटर, डाइजेस्टर टैंक यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होगा एनारोबिक डाइजेशन का जिसे एनारोबिक चैम्बर बोलते हैं एंड देन स्टील ड्रम और द गैस होल्डर। तो यहाँ पे गैस कलेक्शन होगा एंड जो भी स्लरी प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको आउटलेट में डालना है। सो ये ड्रम ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम फ्लोटिंग ड्रम। तो एडवांटेज क्या है इसका, इजी टू मॉनिटर गैस लेवल, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे हम इजीली मॉनिटर कर पाते हैं, यूनिफॉर्म गैस प्रेशर मिलेगा। बट डिसएडवांटेज स्टील ड्रम रस्टिंग हो सकता है अगर स्टील का ड्रम हमने यूज किया और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। So first is floating drum type or dome type of digester. Next is fixed. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड है ये, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गैस वो फ्लोट नहीं कर रहा है। सो अगेन यहाँ पे आपका ये इनलेट चैम्बर है, ये आपका आउटलेट चैम्बर है। तो मैकेनिज्म सेम है, बस ये जस्ट ये आपका जो ऊपर का डोम है वो फिक्स रहेगा। So it consists of the dome shaped structure built with brick और कंक्रीट का बना होता है। इनलेट आउटलेट टैंक है, जो भी हमारा गैस स्टोर होगा वो फिक्स डोम के अंदर होगा एंड यहाँ पे आप आउटलेट में आपका ये गैस सप्लाई ले सकते हैं। सो प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेज विद द गैस प्रोडक्शन। सो एडवांटेज क्या है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है उसमें, ऊपर नीचे नहीं होता है तो मेंटेनेंस उसका कम होता है, ज़्यादा चलता है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फ्लोटिंग ड्रम। डिसएडवांटेज कितना गैस वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो जानना हम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड स्किल्ड वर्कर या लेबर्स चाहिए टू मेंटेन दिस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पे ये जो एनारोबिक डाइजेस्टर है यहाँ का ये पर्टिकुलर ड्रम है वो फिक्स्ड है। सो दिस आर द मेन टू टाइप ऑफ एनारोबिक डाइजेस्टर प्लांट। सो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो फीडिंग मतलब क्या फीड करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, काउ डंग, फूड वेस्ट एक्सेट्रा इनलेट चैम्बर में जाएगा, उसके बाद डाइजेशन टैंक में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा एनारोबिक डाइजेशन का, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को एंड ये पूरा प्रोसेस होने में 30 to 40 डेज लग जाते हैं और ये पूरा ब्रेक डाउन होगा। सो उसके बाद क्या होगा, गैस फॉर्मेशन। सो एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डाइजेशन इट इज बायोगैस जिसमें मीथेन ज्यादा होता है 60 to 70% एंड 30 to 40% CO2 एंड टू टाइप के हम प्लांट यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग ड्रम एंड
फिक्स्ड ड्रम एंड देन गैस आउटलेट। सो ऊपर जो हम गैस पाइप प्रोवाइड करते हैं उसको हम कुकिंग गैस, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जो स्लरी है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको हम आउटलेट टैंक में निकालते हैं। जो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो हमको अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब खातर मिल सकता है। सो एज आई डिस्कस्ड, देयर आर टू एंड प्रोडक्ट्स, बायोगैस, methane 60 to 70%, CO2 30 to 40%, and digestate or slurry, which is used as a biofertilizer. So this way you can write down point wise in your exam. So I hope that ये lecture आपको useful होगा. So please like, share and subscribe my channel, and also share with the other students so that उनको भी ये useful हो. And बाकी का जो unit 3 का remaining portion है, that I will cover in next lecture. Thank you so much.